हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास 10th की सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, जो बुक का नाम है। पॉलिटी के क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कई एस्पेक्ट से हमको समझना होता है। एक कि पावर शेयरिंग की जब बात होती है तो एक होता है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल्स के उसमें दिया हुआ है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी। किस टर्म्स में? इन रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन। उनका जो परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं टोटल, अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझें, अगर टोटल 100 लोग हैं तो 100 लोग में 70 लोग अगर ए हैं और 20 लोग बी हैं और 10 लोग सी हैं, तो मेजॉरिटी यहां कौन हुआ? 70 जो है ये आपका एक तरीके से मेजॉरिटी फिगर हुआ, जो कि हम यहां पे बात कर रहे थे। और जो 10 है ये सबसे कम है, तो यहां पे तो कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन, यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन कहां पे? रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। सरकार के अंदर आपको हिस्सा मिल रहा है कि नहीं। कहने का मतलब है रिप्रेजेंटेशन हम कैसे मेक श्योर करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में? हमारे पास अगर एक वर्ड में हमको एग्जाम्पल लेना है तो हमारे पास रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या करती हैं कि वो या तो एससी या तो एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, कि जो भी कैंडिडेट वहां से उठेगा, जो भी कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेगा, वो या तो एससी या तो एसटी कैटेगरी में बिलोंग करता है। और इससे क्या होता है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है इन द गवर्नमेंट, वो रिप्रेजेंटेशन चाहे वो मेजॉरिटी है चाहे वो माइनॉरिटी है, वो रिप्रेजेंट अपना वहां पे करेगा। और जब वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम एमपीस के एस्पेक्ट से बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एस्पेक्ट से बात करें, तो जब वो सांसदगण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वहां बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो अपनी आवाज, अपनी वॉइस पार्लियामेंट में पहुंचा सकते हैं। अपनी चीजें, अपनी प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो कि रीजनल लेवल पे होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो स्टेट लेवल पे होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं जो कि कंट्री लेवल की होती हैं। तो उसका जो भी वॉइस है, जो भी परेशानी है, उसको हम बता सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि वहां पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से, या स्कूल की कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों ने ऐसा बताया है जो कि आज बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे एनजीओ के थ्रू या किसी न किसी के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हेल्प लेके सेटअप कर रहे हैं, और वहाँ पे सेटअप करके बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं विलेजेस में वो प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लब्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी को 10 किलोमीटर चल के जाना है डेली स्कूल, किसी को 20 किलोमीटर जाना है, या एक एग्जाम्पल के तौर से हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है वो कभी कभी क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है। डिस्टेंस जो है एक बैरियर का काम करता है। बच्चों को स्कूल जाने से 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, बच्चे थकेंगे भी, बहुत सारी चीज़ें और मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि एज अ बैरियर आ सकती हैं। लेकिन अगर वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो उनका जो क्वालिटी एजुकेशन है, उनका जो रीच है, वो चीज़ें मेक श्योर करना और आसान होगा। पेरेंट्स को भी बच्चों को स्कूल भेजना और आसान होगा, और ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि आज की डेट में डेफिनेटली एक, चाहे हम राइट टू एजुकेशन की बात कर लें या हर एक पर्सन का जो एक जिम्मेदारी है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका
अगर उसको एज अ ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है तो उसमें एजुकेशन का एक बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हमको समझ लेना है। और जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतना हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी कैपेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है, और एम्प्लॉयमेंट पाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो जॉब क्रिएशन भी वो कर सकता है और जॉब में किसी दूसरे जगह काम भी कर सकता है। दोनों चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप वाले भी एंड फॉर द जॉब ऑल्सो, बोथ द एस्पेक्ट इंक्रीजेस जब हम एजुकेशन वाली चीज़ बात करते हैं उससे। तो बहुत, और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो चाहे सोशल अपलिफ्टमेंट है या मॉरल अपलिफ्टमेंट है, बहुत सारे अपलिफ्टमेंट्स हैं, बहुत सारे सोशल स्टेटस, एवरीथिंग, हर कुछ कहीं ना कहीं जो है चेंज होता है एंड वो एक बेसिक नीड है। जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं, ट्रू सेंस में अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट की, कैसे हम मेक श्योर करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जो हमने बात करी SC ST के लिए जो चीज़ें रिजर्व होती हैं। यहाँ हमने स्कूल का एग्जाम्पल लेके एक समझा कि पढ़ाई क्यों आवश्यकता है, और एक बेसिक चीज़ है जिसका वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। और ये चीज़ शुरुआत कैसे हुई थी, वॉइस से, कि अगर कहीं की कोई समस्या है, कहीं की कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम अगर हर सोशल सेक्टर से, हर सोशल उससे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होगा, तो जो एक कहते हैं ना कि जो हर एक पर्सन की सोसाइटी का एक मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, किसी का भी जो व्यू है, जो एंगल है, वो चीज़ गवर्नमेंट तक पहुंच पाएगा और उस वॉइस को जहाँ जो चीज़ आवश्यकता है उसको केटर की जाएगी, उसको जो है और ज़्यादा साउंड तरीके से हैंडल की जाएगी। तो बेसिकली जो अभी मैंने बताया आपको, वो इस चैप्टर का मोर और लेस, यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल भी दिया है कि बेल्जियम में किस तरीके से अलग अलग वो है कि उनको केटर करते हैं। यहाँ पे ऊपर श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से मेजॉरिटी, अब श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका ने जो मेजॉरिटेरियन लोग थे, तो जो यहाँ मेजॉरिटेरियन जो लोग थे, उन्होंने माइनॉरिटी वालों को क्या किया, दबाया। उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सिविल अनरेस्ट हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हुई, हजारों लोग की जानें गई, सब कुछ आपके NCERT में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये बताने का कि अगर सबको, जैसे अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे बस ये समझाना चाहूँगा, पावर शेयरिंग का एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बस है। तो बस में अगर 40 लोग हैं तो 40 में हमको ये कोशिश करनी है अकोमोडेट करने की, अलग अलग चाहे मेजॉरिटी चाहे माइनॉरिटी, सबका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सबका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सोसाइटी के हर एक स्ट्रैटा से जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस बस में होना चाहिए। तो ये बस एक तरीके से ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, और ये चीज़ श्रीलंका में डिडंट हैपन। श्रीलंका में उस समय जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट टाइम इट डिडंट हैपन। इसके वजह से जो मेजॉरिटेरियन है वो अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे थे। जब बाकी लोग को लगा कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी चीज़ों को नहीं एड्रेस कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज को जो है नहीं जगह दे रहे हैं, तब फिर उन्होंने धीरे धीरे चीज़ें हुई, जो कि आगे चल के ऑलमोस्ट 2009 तक चीज़ें कहीं ना कहीं जाके सेटल होती दिखी। तो ये एग्जाम्पल है अलग अलग कंट्रीज़ का। ये भी आप जब इस चैप्टर की रीडिंग करें तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो इन शॉर्ट था, जो क्रक्स था, वो मैंने बता दिया। और हर कंट्री का चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो या काम करने का तरीका हो, वो अपने हिसाब से होता है। उनके अपने पास्ट एक्सपीरियंस, उनका अपना कल्चर, उनके अपने लोग, उनके अपने जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, उनके जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं। हमको अपने कंट्री के हिसाब से, अपने एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ों को देखना है। इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट से जब हम पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से भी देखना होगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वन पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ फैमिलीज,
सेलेक्टेड लीडर, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो कहने का ये मतलब है, एक तरीका है कि एक पर्सन है जिसके पास सारी पावर है, एक तरीका है ग्रुप ऑफ पर्सन है, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग जिनके पास पूरी पावर है, एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं कि हाँ भाई ये 5 फैमिलीज हैं, ये 5 फैमिली पूरी कंट्री को चलाती हैं, जो इनका मन करता है वो करती हैं। एक तरीका है कि सिलेक्टेड लीडर है, पब्लिक ने जो है उनको इलेक्ट किया है, इलेक्ट होने के बाद उनका जो पूरे इलेक्ट होने के बाद जो सबसे जिसके पास बहुमत है, उस पर्सन में जो इलेक्ट हो रहा है एज अ लीडर, जिसको सेलेक्ट किया जा रहा है, वो पर्सन जो है गवर्नमेंट में पावर प्ले कर रहा है। तो सबसे अच्छा अगर एक पर्सन होगा तो फिर अथॉरिटेरियन होने का, जो तानाशाह होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो बेटर है कि जितना जो डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर इज गुड। 10 लोग के बीच में अगर पावर है तो जनता में गलत होने का चांसेस भी कम होगा, चीजों को एग्जीक्यूट होने का भी चांस और अच्छा होगा, उसका जो स्केल होगा वो और बेटर होगा। सॉरी, तो इसलिए कहते हैं कि पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयर अच्छा है, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर नहीं अच्छा है। फॉर लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड कि ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन। पहले ये बिलीव किया जाता था कि एक आदमी में हो या ग्रुप ऑफ पर्सन में हो जो कि एक जगह लोकेटेड हो, बट ये जो नोशन है वो चेंज हुए हैं, जैसा हमने बात किया। कब से? जब से डेमोक्रेसी का इमर्जेंस आया है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या करता है कि जनता, जैसे यहाँ हमने बात करा सेलेक्टेड लीडर, उसको इलेक्ट किया, किसने इलेक्ट किया? किसने इलेक्ट किया? पीपल इलेक्टेड दैट लीडर, पीपल इलेक्टेड दैट जो है अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उनको लगा उनको वोट दिया। तो जनता के हाथ में रियल पावर है। डेमोक्रेसी के इमर्जेंस से ये जो ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई और डेमोक्रेसी में जो रियल पावर है वो जनता के हाथ में आ गई। In good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in society. Diverse group क्यों? 40 की बस है, 40 की बस में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो अगर हम सबको थोड़ी सीट दे देंगे तो हर एक ग्रुप का सोसाइटी से जो इंटरेस्ट है, जो प्रेफरेंस है, जो एस्पिरेशन है, जो एम है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर 40 में हम कहेंगे जैसे कि श्रीलंका में हुआ उस तरीके से कि भैया 40 में 30 या 35 तो जो है ये हो जाएंगे मेजॉरिटेरियन, 4, 5, 1, 2 या वो 2 चना दो, वो वाली चीज हो जाएगी, तो इट्स गुड फॉर नथिंग। तो उन चीजों को हमको अकोमोडेशन फॉर ऑल, जस्ट सोसाइटी फॉर ऑल, केटरिंग टू द इंटरेस्ट फॉर ऑल इन द मैक्सिमम कैपेसिटी, ये चीज जरूरी है हमारे सोसाइटी के लिए। तो द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी अलग अलग जो पावर है अपनी वो शेयर करती है। कैसे शेयर करती है? बहुत बार मैंने बताया है आपको, अगर मैं फिर से बताऊं तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पावर शेयरिंग, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव की है, कुछ पावर लेजिस्लेचर की है, कुछ पावर जुडिशरी की है, सबकी अपनी पावर है, सब अपने अपने डोमेन में काम करते हैं। एवरीवन हैज देयर ओन डोमेन। जैसे कि अगर आप अपना काम देखेंगे तो अगर आप वर्किंग है तो बात अलग है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट है जो कि सुबह से लेकर रात तक अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करता है, तो आपका मेन क्या काम है? आपका मेन डोमेन क्या है? आपका मेन डोमेन है पढ़ना। और ये भी बता दूं कि आप जो पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने से 1000 तरीके से चीजें होंगी जो आपको रोकेंगी। आपको देखना है कि सारी चीजें होने के बाद भी कैसे हमको पढ़ना है। आप पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज आपके साथ, आप एग्जाम क्लियर करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो वो चीज आपको देखना है कि आपका डोमेन आज क्या है। आपको देखना है कि आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है। जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना अच्छा होगा। एग्जाम में 10 नंबर पे लगभग 100 रैंक का डिफरेंस पकड़ सकते हैं, ऑन एन एवरेज आ सकता है, आता है इतना। कम ज़्यादा वो यूपीएससी के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हमारा आंसर राइटिंग सही समय से पहले शुरू करने पे 40 to 60 मार्क्स का लेवरेज आपको मिल सकता है। इमेजिन करिए कितनी रैंक आपकी इंप्रूव कर सकती है।
तो मैं बार बार ये कहता हूं, इस चैप्टर को डिस्कस करने में बीच में ये बात मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके तो वो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं जो कर रहा हूं मैं ठीक हूं। आपको वो चीज़ देखना है कि अगर आपको एग्जाम सीरियस नोट पे केटर करना है, प्रॉपर मैनर केटर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, या पहले अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ अब सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम। ये जो टाइम आज है, इस समय, वो दोबारा नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। घूमने दे सकते हैं बाहर, बाद में बाहर पिक्चर देख सकते हैं, बाहर खाना 2 घंटे 10 घंटे बाद खा सकते हैं, शायद अगर आपका हेल्थ अलाउ करे, लेकिन ये जो टाइम जाएगा ये वापस नहीं आएगा। दिस रिजल्ट इज अ बैलेंस ऑफ पावर, जो हम यहाँ बात कर रहे थे। ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है किस चीज की, इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बीच में, तीनों पावरफुल हैं लेकिन बैलेंस किया हुआ है। तो इस तरीके से चाहे भले जजेस का अपॉइंटमेंट में अगर एग्जीक्यूटिव का भी रोल होता है, लेकिन भले बहुत मिनिमम रोल होता है, लेकिन उसके बाद भी जजेस के पास जो पावर दी जाती है कि वो बाद में एग्जीक्यूटिव को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पावर की ब्यूटी यहाँ तक है, आपके प्रॉपरली मेंशन्ड है सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे, वो भी जैसे पावर शेयरिंग की बात हो रही है ना, तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। एक हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल की। डिफरेंट लेवल कैसे, एक केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, और थर्ड लेवल है फेडरलिज्म का। क्या, जो हमारा जो पंचायती सिस्टम, जो म्यूनसिपैलिटी सिस्टम है, उस पे जो लेवल है वो थर्ड टियर हमारा गवर्नमेंट का होता है। तो वहाँ पे भी जो डोमेन होता है, जो पावर होती है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिवाइडेड होता है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिवाइडेड होता है, हर किसी का काम डिवाइडेड है। एक लिस्ट भी है जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार उस पर जो है एनैक्ट कर सकती है, केंद्र सरकार ही सिर्फ उस पर लेजिस्लेट कर सकती है। और सेकेंड लिस्ट जो आपकी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इमरजेंसी की सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर सकती है। कॉन्करेंट जो होता है उस पर यूनियन और स्टेट दोनों कर सकती है। और एक रेसिडुअरी भी होता है, जो चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जो चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं है वो रेसिडुअरी में आता है, और रेसिडुअरी पावर वो भी यूनियन के पास ही होती है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है, मान लीजिए केंद्र सरकार ने किसी चीज़ के ऊपर बोला कि उस पर सज़ा जो है 3 महीने की होगी, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला उस पर सज़ा 6 महीने की होगी, तो जो केंद्र सरकार बोल रही है 3 महीने की सज़ा, वही प्रिवेल करेगा। इसीलिए हम कहते हैं दो वी आर फेडरल बट विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ लिखा है वो भी मैंने बताया है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने और इसको कि भाई हर तरीके से स्पेस दिया जाए, हर कैटेगरी से, हर सोशल स्टाटा से रिप्रेजेंटेशन हो। तो बहुत बेसिक चैप्टर है बट वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, अब क्लास 9th ऑनवर्ड जितनी भी एनसीईआरटी हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये चैप्टर जो आपने देखा है उसको आप रीड भी कर सकते हैं। आप रीड ऑलरेडी कर लिए हैं तो आपका रिवीजन का ये काम कर सकता है। कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट में चीज़ें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।